एसएसटी में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आती है जिसके बच्चों को मीनिंग पता नहीं होते हैं वो देखेंगे। लिटरेट, लिटरेट का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं साक्षर और इंग्लिश में इसको साक्षर। साक्षर। साक्षर, ठीक। साक्षर का मतलब? अ पर्सन हु इज एबल टू रीड, रीड एंड राइट। साक्षर, एक रीड एंड, साक्षर का मतलब? बता रही हूँ। अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु इज एबल टू, जो योग्य है लिखने के और बोलने के, यानी कि जो इंसान लिख भी सकता है और बोल भी सकता है, ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों एबिलिटी हैं, दैट इज कॉल्ड अ लिटरेट। उस इंसान को लिटरेट कहा जाता है, यानी कि साक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साक्षर। इतना समझ में आ गया? इसमें से आ गया समझ में? आ गया। यानी कि पढ़ा लिखा इंसान, लिटरेट कौन हो गया? पढ़ा लिखा। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या हो गया? इलिटरेट, अनपढ़। अनपढ़। अनपढ़ के लिए इल, उसके आगे लिटरेट के आगे इल लग जाएगा, आई डबल एल, स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेगी, तो वो अनपढ़ हो गया। लिटरेट क्या हो गया? पढ़ा लिखा, यानी कि जो पढ़ भी लिख भी सकता है और बोल भी सकता है। ऐसे इंसान को हम लिटरेट बोलते हैं, साक्षर बोलते हैं। समझ में आ गया? हाँ। अब नेक्स्ट देखेंगे इरेडिकेट। चाइल्ड मैरिज भी तो पता है, ये तो इरेडिकेट, हिंदी है भाई। इरेडिकेट का मतलब क्या है? रूट आउट, जड़ से उखाड़ना, ठीक है। डी इरेडिकेट, आई डी आई सी टी, इनका मतलब जड़ से नोट कर लो उसको भी। उखाड़ना। हो गया। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, रूट आउट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे समाज में बहुत सारी अलग अलग बुराइयां चलती हैं, ठीक है, सोशल इविल बहुत सी सारी हैं, जैसे डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा है, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह है, सती प्रथा तो पहले चलती थी, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी हमारे समाज में बुराइयां हैं, सोशल इविल्स हैं। तो उन बुराइयों को समाज से हटाना। देखो एक बहुत पहले चलती थी सती प्रथा, जब राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय के बारे में सुन रखा है? क्या नाम? राजा राम मोहन राय नहीं। नहीं सुन रखा? मैं बताती हूँ। देखो सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक स्त्री का अगर हस्बैंड मर गया है, ठीक है, तो उस समय क्या करा था? तो उस समय क्या करा जाता था? जैसे एक स्त्री का अगर हस्बैंड मर गया तो उसको, उस लेडी को क्या करा जाता था कि उसको भी उसकी डेड बॉडी के साथ जला दिया जाता था, लेडी को सती कर दिया जाता था। समझ में आया? आ गया। ठीक। समझ में आ रहा? आ गया। तो उसको सती प्रथा बोलते थे। क्या बोलते थे? सती प्रथा। क्या समझ में आया? सती प्रथा जो मैंने बताई है, क्या समझ में आया? जब किसी औरत का हस्बैंड जो मर जाता था तो उसी के साथ से जला दिया जाता था। हाँ, तो इस प्रथा को सती प्रथा कहते थे। इस प्रथा पे रोक लगवाई थी राजा राम मोहन राय ने। किसने लगवाई थी? राजा राम मोहन राय। हाँ, तो उन्होंने इस पे रोक इसलिए लगवाई थी क्योंकि उनके खुद के घर में ये सब चीज़ हुई थी। उनके खुद के घर में क्यों थे? उनके बड़े भाई भाई जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे वो। तो उनकी भाभी को उनके साथ जलाया जा रहा था, उनकी डेड बॉडी पे के साथ में, जिंदा जिंदा जलाया जा रहा था। तो उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया था, ठीक है। उन्होंने वो सब होने से वहाँ पे रोका था कि मैं ये सब नहीं चीज़, ये गलत चीज़ है, मैं इस चीज़ को नहीं होने दूंगा, ठीक है। उन्होंने इस सामाजिक बुराई को इरेडिकेट किया था। इरेडिकेट का मतलब जड़ से उखाड़ना। उनको उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया था, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने समाज में होने नहीं दी, उसका विरोध किया बहुत जमकर। तो उन्हीं के रहते ये प्रथा, यानी कि सती प्रथा जो थी हमारे समाज से हट गई थी, ठीक है। तो इसी डाउन कर लिया इसको, ठीक है मैं बिल्कुल। इसे कहते हैं सती प्रथा। समझ में आ गया? हाँ। तो इसके आगे राजा राम मोहन राय लिख लो। राजा राम मोहन राय ने हटवाया था सती प्रथा को, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, ये समझ में आ रहा है?
हाँ, बाल विवाह। बाल विवाह, जब बच्चों की शादियां कर दी जाती थी पहले, पहले जमाने में अब छोटे नहीं। छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, उनको बिल्कुल पता ही नहीं होता था शादी का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ है। ठीक है। डॉरी सिस्टम, डॉरी सिस्टम को दहेज प्रथा। दहेज प्रथा बगल दहेज में लिखा प्रथा, हुआ है। प्रथा। हाँ, यानी कि, दहेज प्रथा। हाँ यानी कि जब शादी होती है, लड़का और लड़की की जो शादी होती है, तो दहेज। लड़की के माँ बाप जो लड़के वालों को पैसे या कोई भी आइटम वगैरह जो गिफ्ट करते हैं, जैसे कार होगी, स्कूटर हो गया, कोई भी उसको चीज, दहेज से बोलती है। हाँ उसको दहेज बोलते हैं। तो ये भी एक सोशल इविल है। ठीक है। ये समझ में आया सारी चीजें। हाँ। सोशल इविल, इविल का मतलब होता है बुराई, सोशल का मतलब सामाजिक बुराई। सामाजिक बुराई, डॉरी सिस्टम का मतलब है दहेज प्रथा, ये भी। दहेज प्रथा। चाइल्ड मैरिज, ये भी समझ में आ गया, बाल विवाह, बाल विवाह। सती, सती। ये भी समझ में आ गया। हाँ जी। इरेडिकेट का मतलब होता है रूट आउट, यानी कि जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, इन सब बुराइयों को इरेडिकेट करना, इरेडिकेट मतलब हटाना। ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसे नोट कर लीजिए, ये आगे पढ़ने को मिलेगा आपको बड़ी क्लासेस में, क्या पता एट्थ में भी तुम्हारा आगे। यूनिवर्सल एडल्ट। नीचे वाले के सब्जेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है। इन इंडिया, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। हाँ जी, देखेंगे अभी होता क्या है। In India, our constitution has given right to citizen of India which are 18 year or above, whether they are rich or poor, male or female, have a right to vote in election. देखेंगे हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हैज़ गिवन राइट, उन्होंने एक अधिकार दे रखा है, किसको, इंडिया के जो सिटीजन हैं उनको, विच आर, जो 18 साल या 18 साल से ऊपर है। ठीक है। अबव, वेदर दे आर रिच, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, क्रीड के, किसी भी जाति के हैं, उससे मतलब नहीं है हमारा। हैव अ राइट टू वोट इन इलेक्शन, उनके पास कौन सा राइट है, इलेक्शन में वोट देने का। समझ में आ गया। उनके पास इलेक्शन, क्या आएगा तुझे? उनके पास इलेक्शन में वोट देने का राइट है। इसी राइट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। मताधिकार, मताधिकार। मताधिकार। समझ में आ गया। अरे इलेक्शन में जो वोट देने जाते हो ना, जब इलेक्शन होते, जब वोट देने जाते हैं हम, हाँ। देते हैं ना 18 साल से ऊपर के, देते हैं ना 18 साल या 18 साल से ऊपर के। हाँ। आपके मम्मी पापा भी जाते होंगे, भाई बहन जो बड़े होंगे वो भी जाते होंगे वोट देने के लिए। हाँ जी। लेकिन 18 साल या 18 साल से ऊपर का होना चाहिए वोट देने के लिए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये राइट दे रखा है, यानी कि इस राइट से ही हमारे इंडिया की यूनिटी को बरकरार रखा गया है, यानी कि जिससे हमारे देश में एकता बनी रहे, यानी कि चाहे हमारे देश में कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, चाहे वो किसी भी जात का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, धर्म, किसी भी धर्म का है वो, लेकिन उसके पास राइट टू वोट है। ठीक है। उसके पास वोट देने, भी निकला हुआ था है, देख लीजिए। राइट टू वोट इन इलेक्शन, उनके पास इलेक्शन में वोट देने का राइट है। समझ में आ गया। दिखाऊंगा दिखाऊंगा। क्लियर है। क्लियर है। लेक्चर से पूछ क्लियर है। वो पानी पी रहा था, अभी सुन ही नहीं रहा था। अब नेक्स्ट देखेंगे। वीडियो तो ऑन है, आ क्यों नहीं? हाँ, ये पानी पी रहा था। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, देखेंगे सिस्मोग्राफ।
जल्दी पकड़ जल्दी पकड़। और उन्होंने स्क्रीनशॉट निकाल देखेंगे हाँ जी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ Seismograph is an instrument which is used to record the motion of the earth during the time of earthquake. Seismograph. सिस्मोग्राफ एक हमारा ऐसा एक यंत्र है विच इज़ यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है टू रिकॉर्ड करने के लिए द मोशन ऑफ द अर्थ के मोशन को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक जब आता है, तब अर्थ के मोशन को नोट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इतना क्लियर है? नहीं तो तुम्हें पढ़ता नहीं है। इतना समझ में आ गया? आ गया। मैं सर ने बताया था, पर मैं ऐसे कॉपी में नहीं था। ठीक है, देखेंगे अब आगे रिचर स्केल। अब नेक्स्ट हमारा रिचर स्केल। ये स्केल होता है एक, इस स्केल से हम डेंसिटी को नापते हैं अर्थक्वेक की, कि अर्थक्वेक हमारा डिजास्टर्स है कि नहीं है। इसमें 1 से लेकर 9 तक के मीटर होते हैं। ठीक है, इस स्केल में, रिचर स्केल में 1 से लेकर 9 पॉइंट तक होता है, डिग्री तक। तो लेकिन जो हमारा जो रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि 6 पॉइंट से अगर हमारा ऊपर का आ रहा है रिचर स्केल में अर्थक्वेक, ठीक है, तो वो डिजास्टर माना जाता है। कैसा माना जाता है? डिजास्टर का मतलब बहुत ज्यादा हानिकारक, खतरनाक। हाँ, बहुत ज्यादा हानिकारक माना जाता है। यानी कि 6 डिग्री से अगर ऊपर आ गया उसमें, क्योंकि 1 से लेकर 9 डिग्री तक का होता है रिचर स्केल में, तो उसमें अगर 6 से ऊपर का आ गया अगर उसमें पैरामीटर में, तो आपका यानी कि बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स है, वो हानिकारक है, बहुत ज़्यादा, बहुत तबाही मचा सकता है वो अर्थक्वेक। समझ में आ गया? हाँ। अब देखेंगे रोटेशन। ये पढ़ रखा होगा तुमने, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ रखा है? नहीं, अर्थ के घूमने का। हाँ जी, देखेंगे अब। घूमने वाला। हाँ जी, देखो, रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। रोटेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ का घूमना ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो अपने एक्सिस यानी कि अक्ष के ऊपर घूमती है, इज कॉल्ड रोटेशन, उसको रोटेशन कहते हैं। ठीक है, और अर्थ को अपना एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। ठीक है, यानी कि अर्थ जो अपने ही अक्ष पे घूमती है, अर्थ का आपने अगर डायग्राम देखा होगा, उसके बीच में एक लाइन होती है ना, अपनी एसएसटी की बुक में देखना, 3 लाइन होती है। 3 लाइन होती है, टॉपिक ऑफ कैंसर। अरे 3 लाइन ही, एक एक्सिस लाइन होती है अर्थ की, टिल्टेड होती है, जो जिसमें एक्सिस बीच में होती है वो। हाँ, बीच में जो होती है एक्सिस लाइन, ये वही वाली है, बीच में जो होती है। मैथ में नहीं देखा, बीच वाली, बीच की जो लाइन होती है अर्थ में, ये मैथ है, उसको एक्सिस बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ भी होगा डायग्राम में। तो अर्थ की जो एक्सिस, अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूमती है, यानी कि अपने ही अक्ष पे घूमती है। अर्थ का जो एक्सिस होता है हमेशा हमारा थोड़ा टिल्टेड होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता, हल्का सा तिरछा होता है। ठीक है, तो अर्थ जो अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है उसको रोटेशन बोलते हैं। अर्थ टेक, तो अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, यानी कि एक दिन पूरा लगता है, एक दिन का समय लगता है। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का मूवमेंट, अर्थ की गति अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, सन के ऑर्बिट के चारों तरफ अर्थ का घूमना, वो क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन। क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन। यानी कि अर्थ जब सन के चारों ओर घूमती है, सन के ऑर्बिट के चारों तरफ घूमेगी, तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अर्थ टेक्स, तो अर्थ को अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज। कितना? 365 डेज।
मीन्स 1 ईयर। 1 ईयर 12 मंथ्स। हाँ, वन यानी कि पूरा 1 ईयर लग जाता है अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। अब इस चीज को देख के आप समझ लो कि हमारा सन जो है वो कितना बड़ा है। इमेजिन कर लो हमारा सन कितना बड़ा है, जिसका एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में अर्थ को 1 साल लग एक रहा साल है। 1 साल है, तो सन का एक चक्कर लगा, बट 1 साल का टाइम लग रहा है एक चक्कर पूरा करने में। यानी कि सन हमारा कितना बड़ा है। इतना बड़ा वो हमें दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि हमारे से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए हमें आकाश में वो इतना बड़ा दिखाई नहीं देता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आकाश से लेकर पृथ्वी का। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? हाँ जी। नोट करना तो कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया है। ले लिया हाँ, दोनों का? दोनों का। चलो, इतना क्लियर हो गया ना आपको?